अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी आज की कहानी है। इस संसार में भांति भांति के लोग। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाकी नाई ने एक अजूबा देखा। बाजार में बुलाकी ने देखा कि राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांव में हथकड़ी बेड़ी डालकर घसीटे ले जा रहे थे। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। रात को सोते समय जब बुलाकी राम ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया। पटेल ने उसे बताया, बुलाकी राम, ध्यान से सुन। यहां एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक वृद्धा स्त्री थी। वृद्धा के परिवार में वो स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्धा के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था और वो अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। उधर उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। बुलाकी, समय बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में उसे रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने मां से कहा, मां, अब इस शहर में तो मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? मां कहने लगी, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है? यहां रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपाकर रखा हुआ है। तू वो पैसे ले ले और अपना कोई धंधा शुरू कर दे। मां, तब फिर अपना जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई धंधा कर लूंगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमाकर लौट आऊंगा। फिर हम मिलकर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है बेटा, यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ले, ये पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा कर लेना, कहकर उसकी वृद्ध माता ने अपने जमा किए हुए रुपए उसे दे दिए। उत्तम कुमार फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं परदेश में जीविका उपार्जन के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं वापस लौट कर आऊं तो मेरी बूढ़ी मां की भली प्रकार सेवा करती रहना। ध्यान रखना उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसकी पत्नी ये सुनकर उससे आग्रह करने लगी कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। एक से दो भले होते हैं, वो भी उसके काम धंधे में उसकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन उत्तम कुमार ने उसके इस अनुरोध को नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर परदेश को चला गया। बुलाकी, अपनी मां के द्वारा दिए हुए रुपयों से उसने एक नगर में जाकर कुछ धंधा करने का विचार किया, किंतु उस धंधे के लिए वो रुपए काफी नहीं थे। अतः उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। शीघ्र ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र ही उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। तब किराए के जिस मकान में उत्तम कुमार रहता था, उससे उत्तम ने अपना सामान समेटा और व्यापारी की दुकान में आकर रहने लगा। संयोग की बात है कि एक दिन रात के समय दुकान में 8 चोर नकाब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वो जानबूझकर कुछ न बोला। उसने सोचा कि ये चोर संख्या में 8 हैं। इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा
और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यह है कि इस समय में चुपचाप लेटा रहूं और जब ये चोर चोरी करके जाने लगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लूं। बाद में सेठ जी को ले जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर बाहर निकले तो वो उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गाड़कर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जगह को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारी के हाथ पांव फूल गए। हिसाब लगाया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता, अतः वो रो पीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। उत्तम कुमार अपने मालिक की हालत देख रहा था। वो उसके पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए, वो माल फिर से आपको मिल जाएगा। सेठ चौंका। वो भला कैसे? उसने पूछा। उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां वे उस माल को छिपा कर रख गए हैं। तब तो भाई तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा। व्यापारी व्यग्रता से बोला, हाँ, जरूर ले चलूंगा सेठ जी, लेकिन ये काम मैं आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं, अपितु अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे थे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा। तो सेठ जी, इसका कारण ये था कि मैं अकेला और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हालत में यदि मैं सांस भी निकालता तो वे तत्काल मुझे कत्ल कर डालते। इसलिए उस वक्त तो मैं चुपचाप रह गया था। बाद में जब मैंने उन चोरों का पीछा किया तो मुझे उस स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल गाड़ा है। तत्पश्चात उत्तम कुमार व्यापारी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल दबाया था। व्यापारी ने उत्तम कुमार की मदद से उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल बरामद हो गया। घर आकर व्यापारी ने उत्तम कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए इनाम में दे दिए। उत्तम कुमार ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, किंतु व्यापारी न माना। उसने 1 लाख रुपयों की थैली उत्तम कुमार के हाथ में थाम दी। बुलाखे, जब इतने सारे रुपए उत्तम कुमार को अनायास ही मिल गए तो उसने व्यापारी की नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस लौट पड़ा। शाम के समय वो इस नगर में पहुंचा। यहां उसकी बहन शीला रहती थी, अतः वो रात्रि को अपनी बहन के पास ही ठहर गया। शीला ने अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। रात्रि के समय जब उसका भाई गहरी नींद में सो रहा था तब उसने एक तेज धार वाले हथियार से अपने भाई का गला काट दिया और उसकी रकम अपने घर में छिपा दी। सुबह जब उसके पति को उसके कुकर्म का पता चला तो उसने अपनी पत्नी शीला को बहुत लानत मलामतें दी, उसे बहुत धिक्कारा और खींचता हुआ उसे राजा के दरबार में ले गया, जहां उसने शीला द्वारा अपने भाई की हत्या करने की बात राजा को बता दी। राजा ने तब शीला के लिए दंड निश्चित कर दिया। उसने आदेश दिया, इस हत्यारी के हाथ और पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर और इसके गले में इसके भाई का कटा हुआ मुंड लटकाकर सारे नगर में घुमाया जाए, और जब सारे नगर में घूम चुके तो एक चौराहे पर ले जाकर इसका सिर काट दिया जाए। मेरे राज्य में खून का बदला खून का प्रावधान है, अतः
इस सगे भाई की हत्या करने वाली पापिन को यही दंड देना उचित है। इस कथा का समापन कर पटेल ने कहा, बुलाखीराम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो यही दृश्य था। राजा के आदेश से पापिन को दंड दिया जा रहा था। अब क्योंकि तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चैन की नींद सो, सुबह उठकर आगे की यात्रा भी करनी है। ऐसा कहकर पटेल ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाखीराम ने भी अपने पैर पसार दिए और सो गया।